जय हिंद dear students. Today we are going to read about second lecture of जूल थॉमसन इफेक्ट. ठीक है, आज हम सेकेंड लेक्चर ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट में आपका स्वागत करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं डेराइवेशन ऑफ न्यूजेटी. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा. हम चलिए इस चीज़ को डिराइव करते हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए ध्यान से देखिएगा इस पूरे टॉपिक को. ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. देखिएगा, ड्राइव न्यू जे टी इज इक्वल टू -1/Cp. ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए है. अब देखिएगा, डेल एच अपॉन डेल पी, इंथैल्पी अपॉन डेल प्रेशर, यानी कि चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर. ठीक है, फ्रॉम न्यू जे टी इज इक्वल टू del T upon del P at constant enthalpy. देखिए, ये हमने बताया कि हमें इस वैल्यू से इस वैल्यू तक पहुंचना है. ठीक है, मतलब ये वैल्यू हमें गिवन होती है, जैसा कि हमने न्यू जेटी के बारे में पढ़ा था जूल थॉमसन इफेक्ट में. चेंज इन जो हमारा डेल टी है अपॉन डेल पी, यानी कि प्रेशर, और कौन चीज़ में, मतलब कि यहाँ पे कांस्टेंट इंथैल्पी में. ठीक है, तो ऐसा अब हम यहाँ से इस चीज़ को प्रूफ करेंगे. ठीक है, बात समझ में आ रही है. हम न्यू जे टी से इस वैल्यू तक प्रूव करेंगे और ये कहलाएगा डेराइवेशन ऑफ न्यू जे टी. और ये बहुत कंपलसरी क्वेश्चन है, लगभग हर साल रिपीट करने वाला क्वेश्चन है. ठीक है, तो लिखिएगा मेरे साथ में, चलिए. वी नो दैट, ठीक है, न्यू जे टी इज इक्वल टू, कौन सी वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता है. ठीक है, ये वैल्यू क्या है, गिवन है. ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं डेल टी अपॉन डेल पी एच, इंथैल्पी कांस्टेंट है. हियर एच इज फंक्शन ऑफ, क्या, एच किस चीज का फंक्शन है, प्रेशर एंड टेम्परेचर का. प्रेशर एंड टेम्परेचर का, तो इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा एकदम. वी हैव साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस XYZ while, या फिर which is टेम्परेचर, प्रेशर एंड इंथैल्पी. देखो, हम ये वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, ABC, XYZ, PQR, लेकिन ये क्या होगा, TPH, टेम्परेचर, प्रेशर, इंथैल्पी. ठीक है, रिस्पेक्टिवली we also following साइक्लिक प्रोसेस, या फिर साइक्लिक रूल्स लिख लेते हैं. ठीक है, अब देखिएगा, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई साइक्लिक प्रोसेस को डिनोट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है x है, यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है मान लीजिए z है, ये y है, यानी कि ये x y और ये z के फॉर्म में चल रहा है, तभी तो ये साइक्लिक कहलाएगा. ठीक है, या तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करे या तो ट्रायंगल फॉर्म करे, तो मतलब कोई स्ट्रक्चर फॉलो करे जो एक पॉइंट से रिपीट उसी पॉइंट पे आती है, तो उसे साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे. ठीक है, तो ये कोई साइक्लिक प्रोसेस है XYZ. अब देखना, हमने कहा XYZ, जिसमें T, X को क्या हमने माना है, यहाँ पे T माना है, यानी कि टेम्परेचर, Y को
हमने P माना है और Z को H माना है। अब ऐसा हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पे देखो, इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है और रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब कि ये साथ में ऐसे मतलब कॉन्फ्रेंस बनाएगा। बात समझ में आई? अब देखिएगा, आप इसी चीज़ को हम इस भाषा में कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे डेल एक्स अपॉन डेल वाई, कब? जब जेड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। डेल वाई अपॉन डेल जेड, कब? जब एक्स कांस्टेंट रहेगा, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, अब एक ही चीज़ बचा है, कौन? वाई, जब वाई कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल टू होता है -1। ये वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वैल्यू को रट लो, -1 होती है। ये वैल्यू तो आपको पता है किस चीज़ से, साइक्लिक प्रोसेस स्ट्रक्चर से। ये वैल्यू आपको पता है, क्लास 12th में आप पढ़ते हैं कहाँ से आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म है। अब देखना, हम एनालॉगसली या फिर एनालॉजिकली हम इस चीज़ को डिनोट कर सकते हैं, लिख लेना एनालॉगसली होता है, ठीक है, लॉगसली, एनालॉगसली, या फिर लिख लो वी हैव, ठीक है। वी हैव क्या? सेम कॉन्फ़िगरेशन एक्स वाई जेड वाला हम टी पी जेड के फॉर्म में कर सकते हैं, तो क्या लिख लेंगे? डेल टी अपॉन डेल पी एच, डेल पी अपॉन डेल एच। देखो सेम थिंग लिख रहे हैं, कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डेल एच अपॉन डेल टी, जब P कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल टू -1। देखो हम सेम थिंग लिखे हैं, वहीं जहाँ X है वहाँ हमने T पुट कर दिया, जहाँ Y है हमने P पुट कर दिया, और जहाँ Z है वहाँ हमने H पुट कर दिया, ठीक है। ये कहाँ से आया? साइक्लिक प्रोसेस से, ये जो हमारे लिए लिखे हैं। और ये कहाँ से आया? इसी प्रोसेस से आया। इज इट क्लियर? ये इसी प्रोसेस से आया। अब देखना, क्या हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडरेट कर दें, तो ऐसे लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी पी, यानी डेल टी अपॉन डेल पी, कब सर जी? जब एच कांस्टेंट था, इज इक्वल टू, यानी कि इस वैल्यू के इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? -1 दिया हुआ है, अपॉन, देखो मल्टीप्लाई में है तो हमेशा डिवाइड में जाएगा अगर इधर जाएगा तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल एच अपॉन टी, ठीक है। ये क्या है? डेल एच अपॉन डेल टी। ये क्या है? यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? लिख लिया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, -1 हमारी वैल्यू थी डेल एच अपॉन डेल पी, कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट था। दूसरा था कि डेल टी अपॉन डेल एच, जब प्रेशर कांस्टेंट था, इज इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? देखो -1, थोड़ा ध्यान देना, डेल एच अपॉन डेल टी, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, 1/CP। क्या इसे लिख सकते हैं? क्या इसे लिख सकते हैं? अब पूछो कैसे आया ये 1/CP? थ्रू द प्रिंसिपल हम ये चीज़ जानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा। जब ये वैल्यू आएगी तो ये कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट करेगा, तो 1/CP को शो कर सकता है, यानी कि ये 1/CP को शो करेगा, बस यही चेंज होगा। यहाँ पे लिख लेना थ्रू प्रिंसिपल। किसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? जूल थॉमसन इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हम फाइंड कर लिए, ठीक है। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाना है। हम लिखेंगे वी हैव सिंपली
न्यू जे टी इज इक्वल टू del T अपॉन डी पी एच इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी। इस चीज को हमने इधर लाया है, del एच अपॉन del पी। कब कांस्टेंट क्या रहेगा, एच और पी है तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे किस चीज़ के लिए, हीट कैपेसिटी के लिए। ठीक है, तो हम जब हीट कैपेसिटी के लिए लिखने वाले हैं तो पहले हम यहाँ पे आई शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे क्या, बिकॉज हीट कैपेसिटी, यहाँ पे आप पी ही शो करिए। ठीक है, पी नहीं है, टी है, टेम्परेचर तो टेम्परेचर शो करिए। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर शो करिए। क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, टेम्परेचर शो करिए। ठीक है, कोई ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखिए हीट कैपेसिटी। जब हीट कैपेसिटी की बात करेंगे यानी टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, तो हम क्या करना पड़ेगा, ये 1/Cp इज इक्वल टू, अगर टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, क्या मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर, क्योंकि हम Cp की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो Cp इज इक्वल टू हो जाएगा del H अपॉन del T एट कांस्टेंट P। ठीक है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा था I लिखने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें इस वैल्यू के बारे में अभी पता नहीं था। तो यहाँ तक आप अगर आ गए हैं, बात समझ में आई है, तो अब लिखिएगा अकॉर्डिंग टू, मान लीजिए क्या, इंथैल्पी H इज इक्वल टू E प्लस पी भी। ये वैल्यू आप जानते हैं, वी नो दैट, लिख सकते हैं। लिखेंगे वी हैव न्यू जे टी इज इक्वल टू -1/Cp del E प्लस पी भी अपॉन del P। ये हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे न्यू जे टी इज इक्वल टू -1/Cp del E प्लस del PV अपॉन del P। हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। अब इसमें क्या कांस्टेंट होगा, जल्दी से बताइए। तो इसमें कांस्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, वही ऊपर वाली जो वैल्यू हमने बताई थी आपको, वही चीज़ होगा। इस चीज़ को लिख सकते हैं न्यू जे टी इज इक्वल टू -1/Cp। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को लिख सकते हैं न्यू जे टी इज इक्वल टू -1/Cp बड़े ब्रैकेट में del E अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर del V अपॉन del P एट कांस्टेंट, अब यहाँ पर भी क्या होगा, टेम्परेचर प्लस del अपॉन del P, और यहाँ पे del किस चीज़ का रहेगा, P और V दोनों का रहेगा। ठीक है, P और V दोनों का रहेगा एट कांस्टेंट T। ठीक है, दैट इज द न्यू जे टी कोफिशिएंट। हम इसे प्रूव कर दिए। ठीक है, हम कहाँ तक प्रूव करना था, देखिए मैं प्रूव कर रहा था न्यू जे टी इज -1/Cp। यहाँ पे देखिए ध्यान से, del H अपॉन del P इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने इस चीज़ को यहाँ पे लाया और प्रूव कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे लाया और प्रूव कर दिया। अब देखिएगा, अब हम आपको इसी मेथड पे, ये मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा, अब हम आपको इसी मेथड पे एक न्यूमेरिकल लगवाते हैं। ठीक है, देखिएगा एक न्यूमेरिकल दिया है आपको कि 1 मोल ऑफ वंडरवॉल गैस at 300 Kelvin and 10 atm
इज आइसोथर्मली, क्वेश्चन मेरे साथ आप लिख सकते हैं, कंप्रेस्ड टू 510 atm, ये प्रेशर की बात हो रही है, व्हाट वुड बी द enthalpy change for the process and find del H फाइंड करिए। आप del H इज इक्वल टू कितना होगा ये चीज़ फाइंड करिए। ठीक है, आपको दिया है इक्वेशन न्यू जे टी इज इक्वल टू 1/Cp, चलिए कांस्टेंट प्रेशर की ही बात करेंगे, अपॉन 2A RT, मतलब ब्रैकेट में 2A अपॉन RT माइनस कोई वैल्यू ले लो, B ले लो, चलो ठीक है। इस इक्वेशन से सॉल्व करना है। एक और चीज़ गिवन ले लीजिए यहाँ पर, एक और चीज़ गिवन यहाँ पे है कि A इज इक्वल टू दिया है 1.34, ठीक है, 1.34 ATM DM पर 6 मोल माइनस 2, B की वैल्यू दिया है 0.039 DM क्यूब पर मोल, यानी मोल पे -1। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। ध्यान से देखिएगा कैसे इसकी वैल्यू आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया ध्यान दीजिएगा, हमने del H अपॉन del P when the temperature constant is equal to minus न्यू जे टी सी पी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसा हम लिख सकते हैं किस चीज़ को, अरे जो जूल थॉमसन इफेक्ट का हमारे इंथैल्पी का क्या था इक्वेशन था, उसे ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं कि del H अपॉन del P at the constant temperature is equal to -2A अपॉन RT माइनस B हो सकता है, यानी कि del H इज इक्वल टू हो जाएगा B माइनस 2A। कब ये इधर आ जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये प्लस का इधर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ठीक है, अब देखिए ये del P, ये del H इधर डिवाइड में था तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन। अब ध्यान देना, कभी भी डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन में एक ही अंतर होता है, इंटीग्रेशन हम किसी वैल्यू को बड़ा करके फाइंड करते हैं और डिफ्रेंसिएशन हम किसी वैल्यू को छोटा करके, जैसे ये वैल्यू है, अब इसकी वैल्यू को हम क्या करें, अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये वैल्यू निकल के आएगी, इसका डिफरेंशियल कोई मतलब एक एक्सप्रेशन निकल के नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन में हमेशा एक्सप्रेशन निकल के जल्दी आता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे और देखना इंटीग्रेशन हमेशा लिमिट के साथ की जाती है, जैसे 1 से 2 तक। ठीक है, और ये del H इज इक्वल टू B माइनस 2A अपॉन RT, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसे बाहर रखो इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से कांस्टेंट वैल्यू हमेशा बाहर रहती है, जो मैथ वाले ना हो ये जान लें। अब देखिएगा यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ तक दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में एक प्रेशर का दिया हुआ है। देखिए 10 ATM से कहाँ तक जाना है, 510 ATM तक जाना है। ठीक है, ये हमें लिमिट दी हुई है, तो चलिए हम लिमिट को फॉलो करते हैं। हमें 10 से 510 तक जाना है, किस में, प्रेशर में, ATM में था यानी प्रेशर में। ठीक है, अब देखिएगा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं B/2A अपॉन ये RT, ये यहाँ तक था। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रहेगी,
इस चीज़ को लिखना पड़ेगा 510 माइनस 10। अब देखना, हम आफ्टर इंटीग्रेशन इस चीज़ को लिख सकते हैं डेल एच, इसका इंटीग्रेशन होगा तो डेल एच लिखाएगा, ये लेमडा या फिर जो बोलना चाहते हो आप बोलोगे, डेल्टा एच, डेल्टा कहते हैं इसको, ठीक है, डेल्टा एच। अब देखना, वैल्यू पुटिंग का काम शुरू करिए। 0.039 किसकी वैल्यू है? बी की, ध्यान देना, माइनस 2 इंटू 1.34 किसकी वैल्यू है? ए की, अपॉन 0.082, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको पता है। ये 300 किसका टेम्परेचर की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू होती है 0.082, यानी कि ये जो वैल्यू है बी माइनस 2a अपॉन आर टी, ये हमने लिख दिया इंटू 500, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो डेल एच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -34.95, क्या? DM क्यूब ATM पर मोल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो, ये हमें बहुत आसान था, हमने कुछ नहीं किया, बस उसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, मॉडरेट करके थोड़ा सा हमने यहाँ से, ये देखो ये हमारा वैल्यू दी हुई थी, मतलब वैल्यू होती है ये, इसको इसमें कंपैरिजन करके, मतलब डी एच से DP को इधर भेजकर हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करके हमने वैल्यू पुट कर दी और डेल एच की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है कि हमें साइन चेंज करना है, SIGN, साइन चेंज। क्यों सर जी? क्योंकि यहाँ पे जो साइन है ये DM में नहीं रहेगा, ये हमेशा जूल पर मोल में रहेगा। तो हम इसे चेंज करते हैं, तो देखिएगा डेल एच इज इक्वल टू -34.95, अब देखिएगा इंटू 10⁻³ अब ये किस में हो गया? मीटर क्यूब ATM पर मोल में, ठीक है। अब फिर इसको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखिए, इनटू, क्योंकि हमें जूल में लिखना है तो लिखना पड़ेगा 1.01325 होता है, तो 0.013 लिखिए, इंटू 10⁻⁻5, -5 होता है क्या बताइए? -5 नहीं होता, +5 होता है, ठीक है, 5, तो ये हो जाता है जूल मीटर पर क्यूब पर ATM। ये क्लियर है। अब इस वैल्यू को, ये अगर वैल्यू आपको याद नहीं हो तो रट लेना, ठीक है, जैसे बायो वाले हैं वो रट लेंगे, मैथ्स वालों को ये पता होगा वैल्यू, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं -3541, यानी कि 3541 जूल पर मोल। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। बात समझ में आई? तो आप ऐसे इस न्यूमेरिकल को लगाएंगे। देखिए, ना ही ज़्यादा डेरिवेशन हार्ड था, ना ही ज़्यादा न्यूमेरिकल हार्ड था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर। जय हिंद, जय भारत।